हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीई यानी जनरल इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये एक क्विक रिवीजन वाला वीडियो है, जिसमें हम लोग लिखे तो 50 गया है यहाँ पर, लेकिन हम लोग मोर देन 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को एंड तक पूरा देख करके जितना हो सके समझने का कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन पूरा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पहले प्रश्न के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करना है आपको। पहला सवाल है, भारत की संप्रभुता किसमें नहीं थे? दोस्तों, ये जो संप्रभुता है इसको आप लोग समझिएगा। संप्रभुता को आप समझ सकते हैं शासन। ठीक है, संप्रभुता को समझ सकते हैं शासन। तो भारत की शासन किसमें नहीं थे? तो हो जाएगा भारत की जनता में। ठीक है, याद रखिएगा, ये ना ही संसद में, ना ही राष्ट्रपति में, ना ही प्रधानमंत्री में, ये भारत की जनता में होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो दोस्तों, इसमें से आपको दो तरह का सवाल पूछा जा सकता है। एक सवाल बनता है कि भारतीय संविधान का निर्माण कब कंप्लीट हुआ, मतलब कब बना संविधान? तो वो होगा 26 नवंबर 1949 भी। ठीक है, और अगर पूछे लागू कब हुआ तो वो होगा 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर होगा। इसमें अगर पूछे कि निर्माण कब हुआ तो 26 नवंबर 1949। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, अब तक भारत में संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुकी है? दोस्तों, ये जो उद्देशिका है इसका मतलब होता है प्रस्तावना, यानी प्रियम्बल। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को, वो है हम लोग का प्रियम्बल। उसमें कितनी बार संशोधन हो चुकी है? तो एक बार होगा। ठीक है, उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष वो सब शब्द जोड़े गए थे। और वो कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1976 को हुआ था। इंदिरा गांधी जी ने करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, सवाल वही वाला जो सेकंड में पूछा गया था, बस आपको यहाँ पर पूछा गया था तैयार हुआ। तो तैयार कब हुआ था? वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, सामाजिक समता का अर्थ? तो सामाजिक समता का अर्थ क्या होता है? भेदभाव का अभाव, यानी सब समाज में सभी व्यक्ति का अधिकार है वो समान है। इसको कहते हैं सामाजिक समानता का। भेदभाव नहीं होगा, सबके लिए अवसर समान प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, यानी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में नहीं है? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर लोक कल्याण। अगर हम लोग बोलते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक पंथनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, तो उसमें लोक कल्याण वाला शब्द नहीं आएगा, और सवाल में भी वही पूछा गया था। तो दोस्तों, मोटा मोटी बात करें तो हम लोग का प्रस्तावना से सवाल 100% आएगा। आप लोग को एक बार जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट सवाल बन सकता है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? तो किसमें घोषणा की गई है दोस्तों? तो हो जाएगा भारत के प्रस्तावना में, यानी जो हम लोग का जो संविधान है, संविधान के प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत एक पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म को सम्मान मान्यता दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1976 को किया गया था। उसके द्वारा भारतीय संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है,
42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़े गए। तो अब बताना है कौन सा शब्द जोड़ा गया है। तो हम लोग पहले ही देखे कि समाजवाद शब्द जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, यानी बनाने के बाद जो अप्रूवल हुआ है वो कहाँ से हुआ है। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा हुआ है। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में एक संविधान सभा का गठन हुआ था और उस संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बात को ध्यान से समझिएगा, गया था मतलब पहले। ठीक है, तो जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसके संविधान के भाग 3 में, ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था, जिसमें पहले हम लोग को 7 मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा एक संविधान जो मौलिक अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया। वो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद हम लोग का वर्तमान में अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। तो हो जाएगा 32वां जो अनुच्छेद है उसमें हम लोग को बताया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक उपचार का तात्पर्य अगर पूछा जाए तो क्या है, अगर किसी भी प्रकार से हम लोग का जो मौलिक अधिकार है उसमें कुछ हनन होता है, यानी हम लोग को मौलिक अधिकार से वंचित होते हैं हम लोग, तो किस तरह से हम लोग, वो भी एक अधिकार दिया गया है कि अगर मौलिक अधिकार से हम लोग को वंचित किया जाता है, मौलिक जो अधिकार है उसके खिलाफ काम होता है, तो हम लोग 32वां अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल वेरी वेरी सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। दोस्तों जो आपका 44वां अनुच्छेद है ना, उसमें बताया गया है कि 14 वर्ष के आयु के कोई भी बच्चा हो और कहीं जोखिम भरा काम उसको नहीं करवाया जा सकता है। कहीं कारखाने, फैक्ट्री, कहीं पर भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम नहीं कराया जा सकता है। ये बाल मजदूरी होता है। ठीक है, और अगर करवाया जाता है किसी के द्वारा तो उसके मौलिक अधिकार के ये खिलाफ है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो दोस्तों हम लोग जब मौलिक अधिकार का लॉन्ग वीडियो देखे थे उस टाइम हम लोग देखे थे स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल जो 19 था उसमें बहुत सारे हम लोग को अधिकार दिया गया था। राइट टू फ्रीडम, मतलब बहुत सारा अधिकार दिया गया था। उसमें हम लोग को बोलने की अधिकार, घूमने के अधिकार, भाषण करने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। तो प्रेस का अधिकार हम लोग इंक्लूड करते हैं बोलने का अधिकार से। ठीक है, तो ये आप लोग का हो जाएगा अनुच्छेद जो 19 है वो हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता से। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है वेरी वेरी सुपर इम्पोर्टेंट, सुपर मतलब सुपर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न होगा, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया, यानी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये जो संपत्ति का अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया। ये हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, ये आप लोग कभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपको 44वें संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन में कभी भी कुछ दिक्कत हो कि 44वां होगा कि 42वां होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी जोड़ने वाला बात होगा वो 42 में हुआ था और जो भी हटाने वाला बात होगा वो
44 में होगा, ठीक है। 42 में जोड़ने वाला और 44 में हटाने वाला, ठीक है। तो इससे आप लोग आराम से मौलिक अधिकार वाला सवाल सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार एकदम है, जीवन का अधिकार वो भी है, भाषण का अधिकार वो भी है, लेकिन सूचना का अधिकार यानी जो आरटीआई हम लोग लगाते हैं ना, वो हम लोग का मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेशी मतलब क्या है, ये जो भारत के कौन सा संविधान के अनुच्छेद है जो विदेशी यात्रियों के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। यानी ये जो अधिकार है हम लोग को तो प्राप्त ही है, साथ ही साथ विदेशी यात्रियों को भी ये जो मौलिक अधिकार है ये प्राप्त होगा। कौन सा होगा? 21वां मौलिक अधिकार, ठीक है, 21वां अनुच्छेद का। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित है। तो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको कन्फ्यूज़न भी क्लियर कर देता हूँ। अगर संविधान की आत्मा पूछा जाए तो हो जाएगा दोस्तों उद्देशिका यानी प्रस्तावना हो जाएगा आपका संविधान की आत्मा। और अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो हो जाएगा आपका जो संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी जो 32वां आर्टिकल है ना, जो इससे पहले हम लोग पढ़े, वो हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है, मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है। यानी मौलिक अधिकार में किसी तरह का कोई चेंजेस करना है तो कौन कर सकता है। तो हो जाएगा दोस्तों इसका सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का पास ही इतना पावर है कि वो मौलिक अधिकारों में भी चेंजेस कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है और राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। यानी संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो भाग 3 में, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर रह सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 65 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा 65 वर्ष। दोस्तों अगर आपसे पूछे भारतीय जो हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा दोस्तों 32 + 1, 32 गो जज है और 1 गो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो वो होता है सबसे बड़ा जज, ठीक है, जो CJI मतलब क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब 33 गो टोटल चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट सवाल है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। यानी अगर जो 33 गो है उसमें से कोई भी चेंजेस करना हो, बढ़ाना हो, घटाना हो, तो इसका अधिकार किसके पास है, वो भारत की संसद के पास है, ठीक है। नेक्स्ट सवालों पे चलते हैं। सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों पे अधिकृत आते हैं। मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका कानूनी कार्रवाई दोनों जगह हो सकता है। तो हो जाएगा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात करें तो हम लोग का 2 गो आर्टिकल है, एक गो आर्टिकल 32 और एक गो आर्टिकल है 226। दोनों के तहत आप एक जगह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल हम लोग का मौलिक अधिकारों के हनन होने पर जो हम लोग को अधिकार दिया गया है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उससे संबंधित है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुति की जाती है। यानी जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी वाद विवाद हो या फिर कोई भी मसला हो तो कौन हल करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय, ठीक है।
आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है, राज्य के कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? यानी राज्य का जो कार्यपालिका शक्ति का हेड कौन होता है, वो होता है राज्यपाल। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो होता है राज्यपाल। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? याद रखिएगा, राष्ट्रपति। और राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो होता है 5 साल, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसका कार्यकाल को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्यपाल कितने दिन कार्य करेगा। चलते हैं हम लोग आगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल अपने त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को अगर त्यागपत्र देना हो, रिज़ाइन करना हो, तो किसे अपना त्यागपत्र देगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वो भी राज्यपाल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आपसे, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन करता है? तो अगर देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो और राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो कौन संचालन करेगा? वो हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके लोकसभा से है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने 1 लाइनर के फॉर्मेट में बनाया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? यानी जब संविधान में हम लोग का लोकसभा का सदस्य को देखा जाए तो 552 है। ठीक है, लेकिन आप लोग सभी जानते हैं कि जो पीओके वाला एरिया है वो अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो है पाकिस्तान के पास। इसी कारण से हम लोग को जो 7 सीट है वो इस इलाके से आते हैं। तो ये वाला अभी हम लोग का इलेक्शन नहीं होता है, इसलिए अभी वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटों पे चुनाव होता है? तो 545 में। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा कितना टोटल अगर पूछे तो 552, कितने में होता है? तो 545। 7 कहाँ है? पीओके वाले इलाका में है। ठीक है, आगे चलते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहलाता है? तो ये लोकसभा में जितने भी व्यक्ति आते हैं वो निर्वाचित होकर आते हैं, उनको कहीं ना कहीं हम लोग ही वोट देके वहाँ भेजते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में नामांकित करते हैं? तो दोस्तों ये जो अंग्ल समुदाय क्या है, जो अंग्रेज का ही कुछ वंशज जो इंडिया में है, उसमें से 2 को हम लोग सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। वो लोग का चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति ही ऐसे 2 व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में किस आधार पर सीट आवंटित होता है? मतलब सीट का जो ये होता है, बंटवारा होता है, वो किस आधार पर होता है? वो जनसंख्या के आधार पर। यानी कहीं पर अगर 10 लाख जनसंख्या है और कहीं पर 10,000 जनसंख्या है, तो ये 10,000 जनसंख्या में एक प्रतिनिधि नहीं होगा, इसको और दूसरे जगह मिला करके जो उसका कैटेगरी मतलब क्राइटेरिया है, मान लीजिए 10 लाख जनसंख्या में 1 ठो सीट होगा, तो यहाँ पर 10 लाख मिला करके 1 गो सीट बनेगा और यहाँ पर 1 गो। और कहीं का जनसंख्या मान लीजिए 1 करोड़ है कोई ऐसा शहर का, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर 10 गो हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर ही सीट का डिसाइड होता है। आगे चलते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थान को आवंटित किस आधार पर किया गया है? यानी अगर बात करें ये जो 10 लाख वाला सिस्टम है कि 10 लाख होगा तो 1 सीट मिलेगा, ये किस आधार पे किया गया है? तो जो आपका जनगणना 1971 में हुआ था उस आधार पे किया गया है। तो उस आधार पे किया गया है कि 1 लाख जनसंख्या होगा तो वहाँ पर 1 गो प्रतिनिधि बनेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अब मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत
भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यानी आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग का जो संसद होता है, संसद 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और तीसरा होता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ये तीनों चीज़ मिलके हम लोग का बनता है संसद, ठीक है। तो ये जो दोनों सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, जो राज्यसभा है ये उच्च सभा है, ठीक है। लोकसभा जो है ये निम्न सभा है। और ये जो पूरा पद्धति लिया गया है जो लोकसभा राज्यसभा, ये हम लोग लिए हैं ब्रिटेन से, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है अगर लोकसभा राज्यसभा का बैठक दोनों के सदस्यों का बैठक एक जगह किया जाए तो उसका हेड कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा में किसी विधायक को धन विधायक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? यानी कोई भी कानून जो पास हो रहा है, बिल पास हो रहा है, वो मनी मैटर के लिए है, मनी बिल है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो करेगा लोकसभा के अध्यक्ष। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी है? तो दोस्तों मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों लोकसभा में प्रत्येक साल 3 गो बैठक होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कारणवश तीनों को बैठक ना हो तो उस स्थिति में कम से कम 2 बैठक होना, 2 सत्र होना जरूरी है, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? यानी लोकसभा में अगर कुछ बजट चल रहा है, कोई वार्तालाप चल रहा है, कोई सत्र चल रहा है और उसको अचानक भंग करना हो, यानी जो सत्र चल रहा है उसको समाप्त करना हो, वो सिर्फ 2 ही व्यक्ति के पास ऐसा पावर है, एक ही व्यक्ति के पास ऐसा पावर है जो सत्र को समाप्त कर सकता है और वो है राष्ट्रपति, ठीक है। और वो भी प्रधानमंत्री के सलाह पर ही वो सत्र को भंग कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय बिल यानी मनी बिल कहाँ पास होता है? तो मनी बिल को अप्रूवल करता है लोकसभा, तो वो कहाँ? लोकसभा के अध्यक्ष बिल को अप्रूवल करते हैं, तो पास भी तो लोकसभा में ही होगा ना। आगे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आपका, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है लोकसभा में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों चीफ मिनिस्टर के ऊपर है, जो इम्पोर्टेंट है आपका सवाल है, मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? तो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल को पद तथा गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? यानी यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, मंत्रियों को पद व गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों मंत्रियों को शपथ दिलाता है वो हो जाएगा आपका गवर्नर, ठीक है, राज्य के। और ऐसे ही सेंट्रल का हो जाएगा राष्ट्रपति ही, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल को ध्यान से सुनिएगा। सवाल है, प्रस्तावना में संशोधन कब और कितनी बार हुई है? तो मैंने पहले ही बताया कि प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो भी आपका 18 दिसंबर 1976 को, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन के तहत इसमें समाजवाद और पंथ धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न से मैं दोस्तों आपको बहुत सारे प्रश्न को कवर करवा दूंगा। दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो हम लोग का देश में जो मौलिक अधिकार है वो कौन से देश के संविधान से हम लोग लिए हैं? वो हो जाएगा मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। जो हम लोग का मौलिक कर्तव्य है वो हम लोग लिए हैं रूस के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली यानी जो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति का पद नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो संसद वाला हम लोग का यह है वो हम लोग लिए हैं इंग्लैंड से। और राष्ट्रपति का पद लिए हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए से। और हम लोग का जो संविधान में संशोधन होता है वो प्रक्रिया हम लोग लिए हैं दक्षिण अफ्रीका से। और राष्ट्रीय आपात जो होता है ना 3 ठो, वो हम लोग जो लिए हैं वो है जर्मनी के संविधान से। ठीक है, तो
दोस्तों लास्ट प्रश्न है, इसको थोड़ा समझिएगा, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। दोस्तों सवाल है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपका उम्र कितना होना चाहिए? तो आपका 25 वर्ष उम्र होना चाहिए लोकसभा के सदस्य के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक लिस्ट मैंने तैयार कर दिया है और इस लिस्ट के माध्यम से आपको बहुत सारा मंत्री का और बहुत सारे पद के लिए जो न्यूनतम आयु है वो पता चल जाएगा। तो दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 साल की ज़रूरत थी, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 साल की, राज्यपाल बनने के लिए भी 35 साल की, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 25 साल चाहिए, कोई भी विधायक बनने के लिए भी 25 साल चाहिए, जो आपका राज्यसभा के सदस्य है वो बनने के लिए आपको 30 साल चाहिए। तो लोकसभा के लिए आपको 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए आपको अधिकतम 65 वर्ष की उम्र होना चाहिए, यानी 65 वर्ष हो जाएंगे तो आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें अधिकतम बताया गया है, ठीक है, मानिए उससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है संघ आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त अधिकतम सीमा। संघ आयोग का मतलब होता है यूपीएससी के सदस्य बनने के लिए, तो उसमें भी 65 वर्ष अधिकतम है, ठीक है, यानी 65 वर्ष आपका अंतिम टाइम है, उससे पहले ही हो जाइए, उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद रिटायरमेंट होगा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के सदस्य के लिए भी अधिकतम आयु है 62 वर्ष। राज्य के जो आयोग है यानी पीसीएस के लिए भी 62 वर्ष। उसके बाद दोस्तों आपका जो इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर बन सकता है वो दोस्तों पंचायत वाला से बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है, एक पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए आपको 21 वर्ष चाहिए था, ठीक है। न्यायपालिका के सदस्य के चुनाव के लिए आपको 21 वर्ष चाहिए। एक कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष चाहिए, यानी 14 वर्ष से आपको ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतदान के लिए यानी वोट के लिए हम लोग को 18 वर्ष होना जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका क्विक रिवीजन वाला पूरा का पूरा वीडियो। आप लोग अगर लास्ट तक देखे हैं दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्टिंग एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दोस्तों क्या आपने अभी तक एक भी इलेक्शन किया है? तो अगर इलेक्शन किया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किन दोस्तों ने अभी तक इलेक्शन नहीं किया है वो भी कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।